गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। कल तक हम लोगों ने कुछ मशीनें पढ़ी हुई थी, मशीन का चैप्टर चल रहा था और हमारे काफी सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लास्ट आपके कुछ मशीनें बच रही थी, तो आज हम लोग उन मशीनों को देखेंगे, ठीक है। और उन मशीनों के साथ साथ हम लोग आगे के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ हमारे जो छूट गए हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जरा फिगर नोट कर लीजिए। हम लोग देखें आज साधारण स्क्रू जेट। आज हम लोग जो देखेंगे ये पहली मशीन है साधारण स्क्रू जेट। इसका फिगर पहले नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें फिगर ही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रूविंग आपको भी पता है कि एक लाइन की होती है इनकी प्रूविंग। निकालना क्या होता है हमें, वी आर। वी आर यानी कि वेगानुपात निकालना होता है। वेगानुपात होता है y अपॉन एक्स, यानी कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, यही है। स्क्रू जेट तो सभी लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग गाड़ी वगैरह पंचर हो जाती है तब उसको उठाने काम आते हैं, कार को उठाने के लिए, ताकि हम लोग पहिया बदल सके, या कोई भी ऐसा भारी सामान को उठाने के लिए हम लोग स्क्रू जेट का साधारणतः यूज करते हैं। आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा। इसमें ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने आज तक जैक ना देखा हो। जैक आपको किसी भी मिस्त्री की दुकान में मिल जाएगा, किसी भी आपको हर एक गाड़ी में मिल जाएगा, ठीक है, मिलता है। कुछ हाइड्रोलिक जैक होते हैं, कुछ मैनुअल जैक होते हैं। अभी मैं मैनुअल जैक की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक जैक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल मैनुअल जैक की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग एक लीवर होता है, लीवर लगाते हैं, घुमाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लीवर लगाते हैं, फिर घुमाते हैं, और इस तरह से घूमता जाता है, घूमता जाता है, और धीरे धीरे वजन ऊपर की तरफ उठता जाता है। क्लियर। यहाँ पर जो लीवर होता है यही हमारा घुमाने का साधन होता है। एकमात्र हम लोग ऐसे पकड़कर इसको नहीं घुमा सकते, ठीक है। और ये एक सेल्फ लॉकिंग मशीन का ही एग्जांपल है। जब हम लोग लीवर हटा लेते हैं तो उठा हुआ भार वापस नीचे नहीं आता है, उठा हुआ भार ऊपर ही रहता है। अगर हम लोग प्रयास हटा भी लें तब भी वो प्रयास जो है, जो भार जो है वो वहीं के वहीं लॉक हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन का ही एक एग्जाम्पल मांगते हैं। स्वतः लॉकिंग मशीन जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है, पिछले क्लासों में, तो ये हमारा सेल्फ लॉकिंग मशीन का एग्जांपल है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, ये जो लीवर है ये यहां तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो लीवर की लंबाई होगी वही हमारी आर होगी। यहां पर ये यहां से सेंटर से लेके लीवर के, और हम लोग जो प्रयास मानेंगे तो लीवर के ठीक लास्ट में मानेंगे। लास्ट में, यहां भले ही बीच में प्रयास लगाते हो, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे जो लीवर की जो लास्ट पॉइंट है वहां पर प्रयास लगाया जा रहा है। और क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लीवर को घुमाना है। जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो पिच है, पिच क्या होती है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। दो चूड़ियों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं एक पिच। जब एक राउंड लगेगा तब एक पिच ऊपर उठता है। क्लियर। ये उठाया गया भार है, ये लगाया गया प्रयास है, ये बॉडी है, ये स्क्रू है, और ये जमीन पर रखा हुआ ये पिच पाथ है, यानी कि प्रयास पथ, ठीक है। सॉरी, ये हमारा जो प्रयास लग रहा है उसका पाथ है, ये सर्कुलर होता है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है। फिगर क्लियर हो रहा होगा। प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, इस वृत्त की परिधि, यानी कि पूरी की पूरी हम लोगों ने जो परिधि है, इस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर या पाई इंटू डी, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर दिया रहेगा। इन सवालों में आपको हमेशा लीवर की लंबाई दी रही होगी, और लीवर की लंबाई ही उसका आर होगा। लीवर की लंबाई ही उसका आर होगा, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर यानी कि इस वृत्त की परिधि, और एक वृत्त की परिधि लगाने के बाद कितना प्रयास भार ऊपर उठा, भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, एक पिच, ठीक है। एक चूड़ी, दो चूड़ियों के बीच की दूरी एक पिच, बस हो गया प्रूविंग। यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रूविंग में बिल्कुल आपको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। 2 पाई आर अपॉन पी लीजिए। तो छोटी छोटी प्रूविंग है, एक एक लाइन की है प्रूविंग। यहां पर पी क्या है, पी जो है वो है पिच, ठीक है। पिच का मान आपको दिया रहेगा, आर यहां पर रेडियस है। क्लियर। तो एक एक लाइन की बिल्कुल डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ही लिखने हैं। क्लियर। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे।
फिर हम लोग अगली मशीन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। एक स्क्रू जैक जिसका पिच 6 mm है, जिसका पिच 6 mm है, एक स्क्रू जैक जिसका पिच 6 mm है को 1.2 मीटर लंबे को 1.2 मीटर लंबे लीवर द्वारा चलाया जाता है। लीवर द्वारा चलाया जाता है। लीवर द्वारा चलाया जाता है। 600 न्यूटन भार को 600 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? 600 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है हमारे। एम ए इक्वल टू होता है वी आर। क्योंकि यहां पर दक्षता नहीं दी गई है तो जब तक दक्षता ना दी जाए आपको अपने मन से कोई भी दक्षता नहीं माननी है। ठीक है, जब तक दक्षता ना दी जाए तब तक आपको मानना है कि दक्षता जो है वो 100% है। ये देखिए एम ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन पी और वी आर का मान आ रहा है 2 पाई आर डिवाइड बाई पी। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे पी से पी काट दें, गलत हो जाएगा। ये पी फॉर पिच है और ये पी फॉर प्रयास है। ठीक है, ये पी से पी नहीं काट देना है तुरंत कि भाई ये कट गया बराबर हो गया, गलत हो जाएगा। ये हमारा पिच है और ये हमारा प्रयास है। क्लियर? चलिए डब्ल्यू का मान कितना दिया है यहां पर कि 600 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? ये दिए 600 न्यूटन प्रयास 2 पाई आर कितना दिया गया है यहां से लेके यहां तक, यानी कि लीवर की लंबाई दी गई है 1.2 मीटर। अब यहां पर देखिए आर बराबर दिया है 1.2 मीटर और पिच जो दी गई है वो आगे दी गई है 6 mm। तो यहां पर या तो इसको भी मीटर में कर लो या इसको भी mm में कर लो या फिर दोनों सेंटीमीटर में कर लो, जैसा आपको सही लगे वैसा करो, लेकिन इन दोनों की यूनिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसको mm में चेंज कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, mm में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1200 mm। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1200 mm। आर का मान हो गया 1200 और पिच हो गई हमारी 6 mm। लीजिए पी का मान अब कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बाकी काम कैलकुलेटर का है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी का मान हो जाएगा 600 गुणित 6 डिवाइड बाई 2 पाई 1200। ठीक है, पाई को मैं 22/7 लिख दिया है इंटू 1200। तो इसका मान कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेना। ये शायद 0.77 आ रहा है, 0.477, जितना भी मान आ रहा हो ये आप काम का कैलकुलेटर का है। इसका मान मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से इसका मान को सॉल्व कीजिए। मैं आपको पहले ही बताता हूं, मैं आपको हर बार बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं कई बार कि यहां पर आंसर निकालना मेरा उद्देश्य नहीं है। आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना मेरे इस क्लास का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? ये तरीका बताना कि आप किस तरीके से यहां तक पहुंचेंगे, ये तरीका बताना मेरा उद्देश्य है। आंसर बताना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आंसर आप खुद निकालिए, मैंने आपको केवल रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से जाओगे तो आंसर मिलेगा। अब आपका काम है भाई उस रास्ते पे चलना या ना चलना। क्लियर? तो आंसर आप खुद निकालिए और आपका आंसर जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, और क्वेश्चन नोट कीजिए। एक साधारण स्क्रू जैक का वेगानुपात ज्ञात कीजिए। एक
साधारण स्क्रू जैक का वेगानुपात ज्ञात कीजिए यदि यदि पिच 8 mm, यदि पिच 8 mm तथा लीवर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। लीवर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। यदि जैक की दक्षता 50% हो, यदि जैक की दक्षता 50% हो तो 5 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि दक्षता 50% हो तो 5 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। सवाल सभी ने नोट कर दिया होगा। ये देखिए, सबसे पहले तो वीआर पूछ रहा है, कह रहा है कि सवाल में है एक स्क्रू जैक की वेगानुपात ज्ञात कीजिए यदि पिच 8 mm तथा लीवर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर यानी कि 800 mm हो जाएगी। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है तो मुझे निकालना है वीआर। वीआर बराबर में क्या लिखा है 2 पाई आर अपॉन पी। 2 पाई आर अपॉन पी अभी फॉर्मूला लगाया मैंने। तो ये देखिए 2 पाई आर का मान है 800 अपॉन पी का मान है 8। ठीक है, वीआर बराबर हो जाएगा हमारा, वीआर बराबर हो जाएगा 628। ये आ रहा है 628। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि 50% की दक्षता हो तो 5 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। ये लीजिए वही फॉर्मूला Ma इक्वल टू ईटा इंटू वीआर, चूंकि दक्षता दी गई है इसलिए हम लोगों ने यहां पर दक्षता का फॉर्मूला लगाया। W अपॉन पी इक्वल टू 50/100 इंटू वीआर का मान डायरेक्ट हम लोग ये नोट कर सकते हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 628। W का मान कितना दिया है 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन को 5000 न्यूटन लिखेंगे। 5000 न्यूटन ये लीजिए P का मान भी आ गया, P के बराबर आ गया 5000 गुणित 100 डिवाइड बाई 50 गुणित 628। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे ही आसान से सवाल आएंगे, इससे ज्यादा कठिन या बिल्कुल भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाले। बहुत ही आसान से ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वही पिच दे दिया, आपको पिच का पता चल जाए और प्रयास ये लीवर की लंबाई का पता चल जाए, आराम से वीआर निकाल जाएंगे। भाई आर और पी तो चाहिए, 2 पाई का मान तो हमें पता है, केवल आर मिल जाए, लीवर की लंबाई और पिच का पता चल जाए, हमारा वीआर निकल जाएगा। और कितने भी प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है किसी भी दक्षता पर, हम लोग बड़े आराम से ये इस कॉमन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस कॉमन फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, कितना आ रहा है इसका मान? इसका मान आ रहा है 15.92 न्यूटन। 15.92 न्यूटन। मैं फिर से बता दूं, मैं आंसर की कोई गारंटी नहीं लेता, ये किताब में आंसर दिया गया है, पता नहीं सही है या गलत है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जो कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, हो सकता है 15.94 आ जाए, हो सकता है 15.191 आ जाए, 15.8 आ जाए, तो जो आप कैलकुलेटर से मान निकालेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ये आंसर की गारंटी मैं नहीं लेता, भले ही वो किताब में दिया गया हो। किताब का भी भाई गलत हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और कैलकुलेटर से जो मान आएगा वो आपको आंसर में लिखना है। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए जरा इसका। लिखिए 100 न्यूटन के बल का प्रयोग कर 100 न्यूटन के बल का प्रयोग कर 100 न्यूटन के बल का प्रयोग कर 5 किलो न्यूटन का भार 5 किलो न्यूटन का भार एक स्क्रू जैक द्वारा उठाया जाता है।
100 न्यूटन के बल का प्रयोग कर 5 किलो न्यूटन का भार एक स्क्रू जैक द्वारा उठाया जाता है। यदि स्क्रू की चूड़ी का अंतराल 1 सेंटीमीटर है, यदि स्क्रू जैक की चूड़ी का अंतराल यानी कि पिच का मान, बस नाम बदल दिया, चूड़ी का अंतराल कर दिया, 1 सेंटीमीटर है तथा इसमें इतना घर्षण है कि किए गए कार्य का 40% भाग ही बोझ उठाने के काम आता है। यानी कि दक्षता दे दी 40%, घुमा फिरा के दे रहा है और कुछ नहीं, 40% भाग ही बोझ उठाने का काम आता है। स्क्रू जैक की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई यानी कि लीवर की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है, 100 न्यूटन के बल द्वारा, पी का मान दे दिया है, प्रयास दे दिया है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 किलो न्यूटन का भार उठाया जाता है। 5 किलो न्यूटन यानी कि 5000 न्यूटन, एम ए निकल गया। इसके बाद कह रहा है कि पिच, पी आई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो लंबाई आ जाएगी, ये जो लीवर की लंबाई आएगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दक्षता दी गई है 40%, 40/100 लिखते हैं इसको। क्लियर। और मुझे क्या निकालना है, इस आर का मान निकालना है। आर का मान निकालना है, ये लीजिए, एम ए इक्वल टू ईटा इंटू वी आर। हर सवाल में ये कॉमन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको बिल्कुल मत भूल जाना कहीं से भी। डब्ल्यू का मान है 5000, पी का मान है 100, इक्वल टू ईटा का मान है 40/100, इंटू वी आर का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन पिच। पिच है मेरी 1, 2 पाई आर, आर का मान मुझे निकालना है, और पिच है मेरी 1। यहां से मेरा आर का मान निकल जाएगा। जो भी कट रहा है काट दीजिए। ये देखिए, ये 100 से ये 100 पूरा ही पूरा कट रहा है। ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, और 4 दूनी 8 पाई आर इक्वल टू 500, आर बराबर 500 अपॉन 8 पाई। ये देखिए 4 दूनी 8 पाई आर लिख दिया मैंने, 8 पाई आर इक्वल टू है 500, और आर का मान आ गया 500 अपॉन 8 पाई। देखिए कितना मान आ रहा है इसमें, 500 अपॉन 8 पाई का मान आ रहा है 19.9 सेंटीमीटर। 19.9 सेंटीमीटर। ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारा साधारण स्क्रू जैक के कुछ सवाल थे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन पी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मशीन। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। और इसके बाद दूसरी है व्यासांतरी स्क्रू जैक। स्क्रू जैक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल स्क्रू जैक जो हमारे घरेलू काम में आते हैं, और एक होता है व्यासांतरी स्क्रू जैक जो हमारे बीम वगैरह उठाने काम में आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें उठती हैं, या हमारे घर में कभी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा घर उठाने के काम में आते हैं, या कभी आपने किसी ट्रक की बॉडी उठते हुए अगर देखी हो तो वहां पर उसके अंदर होता क्या है, जैक के मतलब स्क्रू के अंदर से एक दूसरा स्क्रू निकलता है, और वो और भी ज्यादा हमारा बल को, भार को उठा सकता है, और भी ज्यादा हमारे लिए वो इफेक्टिव होता है भार उठाने के लिए। क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं इसलिए कैरी करना उनको आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जहां पर ज्यादा वजन उठाना होता है हम लोग उन्हीं जैकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
आप सभी लोग भी फिगर ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। देखिए ऐसे बनेगा स्क्रू हमारा बंदा, स्क्रू के अंदर से दूसरा स्क्रू निकल रहा है। ये इसके अंदर ही रहेंगे सारे। ठीक है, वैसा ही स्क्रू जैक है बिल्कुल, लेकिन बस उसकी थोड़ी सी कार्यविधि थोड़ी सी अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हत्था थोड़ा सा इधर लगाया जाता है। ये देखिए बन गया मेरा स्क्रू जैक पूरा पूरा। ये मेरा डब्लू है, उठाया गया भार जो कि नीचे की तरफ लगेगा। ये मेरा लीवर है जिससे उठाए घुमाया जाता है, और यहां से यहां तक जो है वो आर है। यहां पर दो प्रकार की पिच दी गई है आपको, पिच जो है वो दो प्रकार की दी गई है। एक तो ये वाला पिच है, इसको मैं पी ए मान लेता हूं, ठीक है, और एक ये पिच है, इसको मैं पी बी मान लेता हूं, ठीक है, पी ए पी बी, यानी कि ये पिच ए है और ये पिच बी है, ऊपर की जो है वो पिच बी है, ठीक है। क्या है, व्यासांतरी स्क्रू जेट। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर की थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ये देखिए फिगर कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन आपकी प्रूविंग वही एक लाइन की है, प्रूविंग अभी भी वही एक लाइन की है। ये देखिए कैसे, वी आर बराबर मुझे निकालना होता है वाई अपॉन एक्स, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास तो अभी भी ऐसे राउंड लगाएगा, कितना, इस वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। जो हत्था है वो ऐसे घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, और ऐसे में ये वाला पिच से अंदर से ये वाली पिच निकलेगी। अब देखिए क्या होगा, यहां लिखेंगे पी ए माइनस पी बी, दोनों जुड़ेंगे नहीं, दोनों एक साथ ऊपर नहीं, ये तो कांस्टेंट रहती है, ये तो रुकी हुई रहती है, इसके अंदर से ये निकलती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पिच ए माइनस पिच बी, वी आर बराबर 2 पाई आर अपॉन पी ए माइनस पी बी,
एक एक लाइन की प्रूविंग है, एक एक लाइन की, बिल्कुल बस याद रखने वाली बात है। पी ए माइनस पी, बस ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए और ये आगे मेरा वी आर का मान। अब हम लोग पिछले वाले सवालों में जहां पर भी हम लोग वी आर का फॉर्मूला रख रहे थे 2 पाई आर अपॉन पी रख रहे थे, वहां पर 2 पाई आर अपॉन पी ए माइनस पी बी लिख देंगे। यहाँ पर इस पिच का मान और इस पिच का मान आपको गिवन होगा, दिया रहेगा, या आपको नहीं दिया है, बाई चांस आपको नहीं दिया है, तो अगर आपको दो पिच दिया जाए एक सवाल में तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यासांतरिक स्क्रू जैक की बात कर रहा है। यदि एक पिच का मान दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ये साधारण स्क्रू जैक की बात कर रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, बस हो गया ये तो। क्वेश्चन नोट कीजिए। एक व्यासांतरिक स्क्रू जैक, क्वेश्चन नोट कीजिए, एक व्यासांतरी स्क्रू जैक के बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियां, प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियां तथा छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां हैं, 4 चूड़ियां हैं 1 मीटर लंबे हैंडल से, 1 मीटर लंबे हैंडल से लगाया गया वह प्रयास ज्ञात कीजिए। 1 मीटर लंबे हैंडल से लगाया गया वह प्रयास ज्ञात कीजिए, वह प्रयास ज्ञात कीजिए जो 5000 न्यूटन, जो 5000 न्यूटन भार को 5000 न्यूटन भार को 50% की दक्षता पर उठा दे। 5000 न्यूटन भार को 50% की दक्षता पर उठा दे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीए और पीबी का मान दे दिया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया है, बस डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो इतना तो आपको खुद समझना चाहिए कि प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां है तो पीए का मान हो जाएगा, बड़े वाले का मान क्या दिया है, बड़े का प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियां है, तो 1 सेंटीमीटर में 3 चूड़ियां हो जाएगी 1/3। पीबी दिया है प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब कह रहा है कि कितना भार उठाना है, इसके बाद हैंडल आर का मान दिया है 1 मीटर, यानी कि ये कितने में दिया है, सेंटीमीटर में दिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में ले लेंगे 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और डब्ल्यू का मान दिया है 5000 न्यूटन, डब्ल्यू का मान दिया है 5000 न्यूटन, दक्षता दी गई है 50%, 50/100। क्लियर, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, निकालना क्या है, वह भार निकालना है, डब्ल्यू का मान 5000 न्यूटन भार को उठाने के लिए वह प्रयास ज्ञात कीजिए, पी निकालना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। दीजिए MA = ईटा इंटू वी आर। अभी तक तो मुझे लगता है कि नींद में भी यही सपना में आपको यही वाला फॉर्मूला रट रहा होगा, जितने आप लोग देख रहे हैं, आपको सपने में भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको यही फॉर्मूला रट गया होगा, MA = ईटा इंटू वी आर। MA का मान है W/P, ईटा का मान 50/100 और वी आर का मान है 2 पाई आर अपॉन PA माइनस PB, PA माइनस PB। W का मान है 5000, P मुझे निकालना है, ये 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 पाई, R का मान है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1/PA का मान 1/3 माइनस 1/4। ये 2 से ये 2 भी कट गया, 1 2, ये 100 भी कट गया,
इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, आपको बड़े आराम से किसका मान निकलेगा, पी का मान निकलेगा। पी का मान देखिए कितना आ रहा है निकल कर, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं 1.326। पी का मान आ रहा है 1.326, 1.326 न्यूटन, ये आ रहा है पी का मान। निकाल लीजिएगा भाई, इसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना है थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको नोट करने का पूरा टाइम दे दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसको भाई कैलकुलेटर बिल्कुल आपको अलाउड है, जब कैलकुलेटर एग्जाम के अंदर अलाउड है तो उसका यूज करो पहले। अगर एग्जाम के अंदर अलाउड नहीं होता तो बात अलग थी, जब एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो उसका पूरा यूज करो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक व्यासांतरी स्क्रू जैक, एक व्यासांतरी स्क्रू जैक, एक व्यासांतरी स्क्रू जैक में प्रति सेंटीमीटर 2 चूड़ियां, एक व्यासांतरी स्क्रू जैक के बड़े स्क्रू में, ये लिखना बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 2 चूड़ियां तथा छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां हैं। सेम वही सवाल है, प्रति सेंटीमीटर 2 चूड़ियां हैं यहां पर लीजिए, और यहां पर होगी प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां हैं, प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियां हैं। यदि 1 सेंटीमीटर व्यास के पहिए की परिधि पर 1 मीटर व्यास के पहिए की परिधि पर 1 मीटर व्यास, 1 मीटर व्यास यानी कि आर बराबर क्या आएगा, यहां पर डी बराबर दे दिया है, ठीक है। व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास दिया गया है यहां पर, ठीक है। तो डी बराबर दिया गया है 1 मीटर, ऐसे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और आर बराबर क्या हो जाएगा d/2, आर मुझे जरूरत है, आर बराबर हो जाएगा d/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। केवल और केवल ये आर और डी जो है कंफ्यूज करने के लिए देता है, ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में तुरंत गलती कर जाए। आपको पता है 2 पाई आर की जगह तुरंत 100 लिख के आगे बढ़ जाओगे और वहीं पर आप गलती कर दोगे। तो जोश के साथ थोड़ा सा होश पर भी आपको ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है, 1 मीटर व्यास के पहिए की परिधि पर 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा 60% की दक्षता पर कितना भार उठाया जा सकता है। 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा 60% की दक्षता पर कितना भार उठाया जा सकता है, ये लीजिए। साठ प्रतिशत की दक्षता पर कितना भार उठाया जा सकता है। घर्षण में नष्ट प्रयास भी ज्ञात कीजिए, घर्षण में नष्ट प्रयास भी ज्ञात कीजिए, घर्षण में नष्ट प्रयास भी ज्ञात कीजिए। निकाल देते हैं भाई, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कितना भार उठाया जा सकता है। सबसे पहले ये निकालते हैं, तो ये लीजिए W/P इक्वल टू ईटा का मान दिया है 60/100, VR का मान है 2 पाई R/PA माइनस PB। ये लीजिए W का मान निकालना है, P का मान दिया है 400 न्यूटन इक्वल टू 6/10 इंटू 2 पाई 50/1/2 माइनस 1/4।
1/2 माइनस 1/4। इसका मान आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लें। इसका मान आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। W का मान आ जाएगा, W का मान आ रहा है यहां पर, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो W का मान आ रहा है 9600 पाई न्यूटन। पाई में दिया है, पाई का मान इसमें पाई रखा है 9600 पाई न्यूटन। तो जो भी मान आ रहा हो आप निकाल लेना भाई, इतना काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर? थोड़ा सा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होगा, आराम से सॉल्व होगा। इसके बाद कह रहा है कि घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो। ये तो रहा मेरा वास्तविक प्रयास, ये जो देखिए P का मान दिया, ये है मेरा वास्तविक प्रयास जो कि 60% की दक्षता पर भार उठा रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये है मेरा वास्तविक प्रयास। आदर्श प्रयास निकालना पड़ेगा, तो देखिए आदर्श प्रयास कैसे निकलेगा, W/VR से निकलता है। आदर्श प्रयास कैसे निकलता है, W/VR से, P0 इक्वल टू W/VR। P क्या था इसका, आदर्श प्रयास बराबर आदर्श प्रयास का क्या फॉर्मूला था भाई, आदर्श प्रयास W/VR ही तो था। हाँ यही था, W/VR यही था। W का मान आप यहां से निकालेंगे, VR का मान यही है 2 पाई R/PA माइनस PB। ठीक है, ये आ गया मेरा वास्तविक प्रयास, ये आ गया मेरा आदर्श प्रयास। इन दोनों का अंतर आ जाएगा घर्षण में नष्ट प्रयास। देखिए W का मान आप यहां से निकालेंगे, 2 पाई का मान पता है, R का मान 50 है, PA का मान 1/2 है, PB का मान 1/4 है। ठीक है, ये 0.5 है, ये 0.25 है। आप सारा मान आपको पता है, आपको निकालना है घर्षण में नष्ट प्रयास। तो घर्षण में नष्ट प्रयास क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। वास्तविक प्रयास है 400, आदर्श प्रयास यहां से कुछ निकलेगा और इन दोनों का जो अंतर आएगा वह हो जाएगा मेरा घर्षण में नष्ट प्रयास। क्लियर, घर्षण में नष्ट प्रयास। तो इस थोड़े थोड़े आप लोग थोड़ा सॉल्व करते, जब भी देखो मेरी क्लास में जब भी आप आए तो कैलकुलेटर अगर कहीं से आप व्यवस्था कर पाए तो कल, मैंने व्यवस्था करने की कोशिश की थी, मुझे मिला नहीं, लेकिन आप लोगों के पास अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए तो आप व्यवस्था कर लिए, या फिर एक लाइन छोड़ देना, जब भी आपको कैलकुलेटर मिले तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जब भी आप क्लास में भी जब भी आप जाए, अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर होना ही चाहिए। बिना कैलकुलेटर के आप एक दूसरे का मुंह ही देखेंगे कि भाई जो कोई आंसर बताए तब मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर। चलिए, ये मशीन भी हमारी कंप्लीट हो गई, व्यासांतरी स्क्रू जेट। ये हमारा फॉर्मूला है 2 पाई R/PA माइनस PB। अब एक लास्ट मशीन बच रही है हमारी, वर्म तथा वर्म पहिया, उसको भी देख लेते हैं और इसके साथ ही इस चैप्टर का आज समापन करेंगे। वर्म तथा वर्म पहिया। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसको पहले तो। वर्म तथा वर्म पहिया। सभी लोग फिगर नोट कीजिए अपने अपने।
कॉपी पर। ये गियर है, गियर का पूरा चारों तरफ दांत लगे हुए हैं, ऐसे एक गियर बना है और बीच में एक ये डब्लू है, यहाँ पर लगाया गया प्रयास है, ये प्रयास लग रहा है पी, ठीक है। इसका इस्तेमाल देखिए कहाँ करते हैं हम लोग, गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग में हम लोग घुमाते हैं, हमारा कैसे घूमता है पहिया, देखिए हम लोग वर्टिकली घुमाते हैं और हॉरिजॉन्टली पहिया घूमता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जैसे जनरेटर होता है ना, जनरेटर का हैंडल होता है, ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये घूमेगा और ये घूमेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये इसमें लिपटेगी, रस्सी जो है इसमें लिपटेगी और बाहर जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। ये पहिया घूमेगा, ये ऐसे से घूमेगी बिल्कुल, कैसे, ये अगर मैं ये लगभग लाइक दिस, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही घूमेगी, ऐसे घूमेगी तो ये धीरे धीरे ऐसे ही कुछ ऐसा घूमेगा और ऐसा घूमेगा तो ये क्या होगा, इसमें लिपटेगी रस्सी। और ये भी एक सेल्फ लॉकिंग मशीन का ही एग्जांपल है, ये जो वर्म तथा वर्म पहिया है ये भी एक सेल्फ लॉकिंग मशीन का ही एग्जाम्पल है। यहां पर भी आप अगर प्रयास लगाना बीच में छोड़ देंगे तो भार वहीं के वहीं लटका रहेगा, भार हमेरा वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो पिच कहलाएगी, पिच है, ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग है, ये हत्था है, ये आर मानेंगे, ये उठाया गया भार है, ये लगाया गया प्रयास है और ये हमारा वर्म पहिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्म पहिया। वर्म पहिया, वर्म व्हील है, ये वर्म है एंड ये वर्म व्हील है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए पहले, तो पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, वी आर बराबर है, बहुत ही आसान सा है, वी आर बराबर होता है वाई अपॉन एक्स, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। अब यहां पर देखिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2 पाई आर, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर प्रयास द्वारा चली गई दूरी। भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ये माना कि ये स्मॉल आर है, यहां से यहां तक ये माना कि स्मॉल आर है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है जिस पर भार लिपटा है वो माना कि स्मॉल आर है। देखिए क्या होगा, ये एक चक्कर घूमेगा तो ये एक दांत इधर से इधर आएगा, केवल इस गियर का एक दांत इधर से केवल इधर आएगा तभी तो ये घूमेगी। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पूरे पहिए पर 24 या 50 दांत लगे हुए हैं, माना कि इस गियर पर 50 दांत लगे हैं, तो मुझे 50 बार हैंडल घुमाना पड़ेगा तब जाके ये एक वृत्त की परिधि घूमेगी। समझना एक बात को कि जब इसमें जितने भी दांत होंगे इस पूरे गियर में, उतने चक्कर मुझे इसको लगाने पड़ेंगे तब जाकर ये पूरा एक राउंड घूमेगा, बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए अगर 100 दांत है तो मुझे 100 चक्कर ये लगाऊंगा तब जाके ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, घूमेगा, क्योंकि एक चक्कर में केवल एक दांत यहां से यहां जाएगा, यानी कि बहुत ही कम इसका मूवमेंट होगा। तो अगर मैं इसको 2 पाई आर घुमा रहा हूं तो ये कितना घूमेगा, भार कितना ऊपर जाएगा, देखिए 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन टी। टी क्या है यहां पर, दांतों की संख्या, टी यहां पर है, अगर 50 है तो 50वां भाग ऊपर गया, यदि यहां पर जितने भी दांत है उसका केवल एक
50% यहाँ पर हमने आगे की तरफ बढ़ाया, 1% केवल। ठीक है, यदि 50 है तो 50 बटे 50 कर देंगे एक निकालने के लिए, तो यहाँ पर बटे टी कर दिया। यहाँ पर टी क्या है, दांतों की संख्या। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, वी आर बराबर आ गया आर टी अपॉन स्मॉल आर, आर टी अपॉन स्मॉल आर। ये फॉर्मूला है हमारा इसके वी आर का, आर टी अपॉन स्मॉल आर। आर यहां पर जो है कैपिटल आर जो है यहां से लेके यहां तक की लंबाई है, टी यहां पर कुल दांतों की संख्या है, और आर जो है इसकी त्रिज्या है। टी यहां पर दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, टी यहां पर है दांतों की संख्या। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन है, अब इसको मेरे पास केवल ये लिख रहा हूं, बाकी सब रफ कर रहा हूं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक वर्म तथा वर्म पहिए में, एक वर्म तथा वर्म पहिए में, एक वर्म तथा वर्म पहिए में हत्थे की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा बोझ ड्रम का व्यास 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। यदि वर्म पहिए में दांतों की संख्या 30, यदि वर्म पहिए में दांतों की संख्या 30 तथा रस्सी का व्यास 10 mm है, रस्सी का व्यास, इसमें रस्सी का व्यास भी दे दिया, मैंने आपको पहले भी सवाल कराया है कि जब भी इसका व्यास लेंगे तो इसमें 10 mm और जोड़ देंगे, और कुछ नहीं है। 10 mm है तो हत्थे के सिरे पर प्रयास ज्ञात कीजिए, तो हत्थे के सिरे पर प्रयास ज्ञात कीजिए जो 30 किलो न्यूटन के भार को 75% की दक्षता पर उठा ले। हत्थे पर प्रयास ज्ञात कीजिए जो 30 किलो न्यूटन भार को 75% की दक्षता पर उठा ले, 75% की दक्षता पर उठा ले। चलिए, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। एक बार और देखते हैं। एक वर्म तथा वर्म पहिए में हैंडल की लंबाई, हत्थे की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आर का मान दिया गया है, तथा बोझ ड्रम का व्यास, ये डी का मान दिया गया है 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर, बोझ ड्रम का व्यास 11 सेंटीमीटर दिया है, तो स्मॉल आर का मान निकाल लेंगे क्या, 11/2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा वर्म पहिए में दांतों की संख्या टी बराबर दी गई है 30, दांतों की संख्या दी गई है 30, तथा रस्सी का व्यास, तो रस्सी का व्यास कहां पर, रस्सी कहां पर लिपटी हुई है भाई, बोझ ड्रम पे तो लिपटी हुई है, उसी से तो भार लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसमें जोड़ देंगे। इसमें कितने mm की दी गई है, 10 mm, तो इसको सबसे पहले mm में चेंज करोगे, फिर तो
ये हो जाएगा 55 mm प्लस 10 mm इक्वल टू हो जाएगा 65 mm। तो अब ये भी mm में चेंज करना पड़ेगा हमें, 250 mm। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 250 mm हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि 30 किलोन्यूटन भार को उठाने के लिए W इक्वल टू दिया है 30 किलो न्यूटन, यानी कि 30,000 न्यूटन। भार को उठाने के लिए 75% की दक्षता पर, सब कुछ दे दिया इसने, 75% की दक्षता दी गई है, 75/100। 75% की दक्षता पर कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, प्रयास का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा वही रामबाण MA इक्वल टू ईटा इंटू VR। ठीक है, R का मान RT/R है, तो याद रखना है। MA का मान है W/P इक्वल टू 75/100 इंटू RT/R। ठीक है, W का मान दिया गया है 30,000, P मुझे निकालना है 75/100 इंटू R का मान है 250, P का मान दिया है 30 और इस R का मान, स्मॉल r का मान दिया है 65। ठीक है, इस R का मान दिया है 65। लीजिए, हमारा सब कुछ दिया गया है, यहां पर केवल और केवल P का मान निकालना है। P बराबर जो भी आपका मान आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा P का मान आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। थोड़ा बहुत आप भी भाई हिलाया करो, भाई कलम चलाया करो कम से कम। ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ हिलाया करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा आपको कि आप बिल्कुल बस यहाँ पर कोई रामायण थोड़ी चल रही है कि आप प्रवचन सुनने आए। थोड़ा बहुत लिखते रहा करो, कम से कम आपको पता चलेगा। कैलकुलेटर साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा कि हाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया। क्लियर? तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत किया करो। केवल यहाँ पर आप खाली ऐसे खाली हाथ मत आया करिए। यहाँ पर क्लास करने के लिए जब भी आए, कैलकुलेटर, कलम, कॉपी सब आपके साथ में हो। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा वर्म तथा वर्म पहिए का प्रयास निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिशियली मैंने अब आपको लगभग सारी मैंने मशीन करा दी है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप एक बार पूछिए, कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कीजिए। लेकिन मेरी तरफ से ये मेरा मशीन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मशीन के चैप्टर में मैंने आपको जितने भी चीज कराई है वो सभी इंपॉर्टेंट है। वो सभी, ये यहाँ तक कि ये वर्म तथा वर्म पहिया भी कई बार पूछा गया है। तो एक सावधानी जो बरतनी है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी मशीन आए, आपको फिगर के साथ साथ उसकी थ्योरी भी लिखनी है। उसके बाद आपको कोई भी प्रूविंग करनी है। प्रूविंग आपके लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, एक एक दो लाइन में तो प्रूविंग हो जाती है इसकी। तो ये जो छह थ्योरी जो मैंने लिखाई है, उनमें से एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जरूर से जरूर आएगी। ठीक है, साधारण पहिया एवं धुरी, व्यासांतरी पहिया एवं धुरी, व्यासांतरी स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक, पुली ब्लॉक, डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, साधारण स्क्रू जैक, व्यासांतरी स्क्रू जैक और वर्म तथा वर्म पहिया। ये छह जो थ्योरी है, छह में से आपको कोई ना कोई एक थ्योरी मिलेगी। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली से भी आपको कोई ना कोई एक सिस्टम पुली जरूर मिलेगी। यानी कि टोटल हो गए 10 नंबर। अगर कोई न्यूमेरिकल और आ गया तो प्लस हो जाएंगे 15 नंबर। यानी कि इस चैप्टर से आप अकेले कम से कम 15 नंबर का न्यूमेरिकल या 15 नंबर आप इस अप्लाइड मैकेनिक्स में ले सकते हैं, अगर आपने ढंग से इस चैप्टर को पढ़ लिया तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपने जितने भी मैंने आपको कहा था अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। अब हमारा एक लास्ट चैप्टर बच रहा है केवल केंद्रक का। तो कल से हम लोग उस केंद्रक के चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।